हेलो दोस्तों, मैं नामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, अगर आप लोग बीपीएससी बिहार टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी चैनल पे आपको, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या फिर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ईवीएस, इन सब सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो इसी चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ संभावित क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साइंस ना केवल सब्जेक्टिव बल्कि जीएस में भी 8-10 नंबर के पूछे जाते हैं, इसलिए जिनका साइंस बैकग्राउंड है वो तो इस वीडियो को देखेंगे ही, जिनका नहीं भी है वो भी देखें, क्योंकि यहाँ से जीएस के 8-10 क्वेश्चन जो है वो कवर होने वाले हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो पहले समझ लीजिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो स्टेज चेंज करने के बाद दोबारा उसी स्टेज में आ जाएं। जैसे आपने बर्फ़ का एक टुकड़ा लिया और इसे जैसे ही हीट गया, इस पर ये पिघल गया, बर्फ़ का टुकड़ा पिघल कर पानी में बन गया, पानी बन गया। लेकिन यही पानी जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे ही आप इसको ठंडा करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, तुरंत ही ये बर्फ़ में पिघल जाएगा। ऐसी अवस्था जिसमें रिवर्सिबल प्रोसेस पाई जाती है वो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। दूसरा, रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो रासायनिक परिवर्तन में अगर एक बार परिवर्तन हो जाए, एक बार चेंज हो जाए, तो दोबारा उस अवस्था में लौट कर वो चीज़ नहीं आ सकती। जैसे अगर आपने रोटी लिया, आटा लिया और आटे की रोटी बनाई, अगर आपने केवल रोटी बनाई है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं, दोबारा से आटा बना सकते हैं, गूथा हुआ आटा। लेकिन अगर आपने रोटी को सेक दिया तो फिर उसको इस स्टेज में नहीं ला सकते, जिसको हम उस स्टेज में वापस ना ले जा सकें, जो रिवर्सिबल प्रोसेस ना हो, उसे ही रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, यहाँ से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण पूछा है। पहला दिया है लोहे में जंग लगना। तो बताइए, अगर एक बार लोहे में जंग लग जाए तो क्या वह दोबारा उसी अवस्था में आ सकता है, दोबारा वैसे ही आपको फ्रेश लोहा मिल सकता है? नहीं मिल सकता। दूसरा है पानी का उबलना। पानी अगर एक बार उबलेगा फिर उसको आप रख देंगे, वो नॉर्मल हो जाएगा, फिर पुनः अपनी उसी अवस्था में आ जाएगा, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है लकड़ी का जलना। लकड़ी एक बार जल के अगर राख बन गई, दोबारा उस अवस्था में नहीं आ पाएगी। तांबे के बर्तनों पे हरे रंग का अस्तर लगना, ये भी उस अवस्था में नहीं आ पाएगी। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत पानी का उबलना जो है वो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अब देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे बर्फ़ का पिघलना और मोम का पिघलना दो एग्जाम्पल दिया है। मोम वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मोमबत्ती का पिघलना और मोमबत्ती का जलना ये दोनों दो अलग चीज़ें हैं। समझ लीजिए, अगर मोमबत्ती का पिघलना लिखा है तब तो आपका भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि जब मोमबत्ती है, मान लीजिए ये मोमबत्ती है और ये पिघल रही है धीरे धीरे पिघलती है, तो आपने देखा होगा ऐसे ऐसे मोमबत्ती जो है वो स्टोर होती रहती है। अगर मोमबत्ती का पिघलना लिखा है तब तो ये भौतिक परिवर्तन है, लेकिन अगर मोमबत्ती का जलना लिखा है तो ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। 44th बीपीएससी प्री 2001 में पूछा गया क्वेश्चन कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। वे पदार्थ जो ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस अवस्था में आ जाते हैं वे ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं, चाहे वो कपूर हो, चाहे वो नैप्थलीन की गोली हो, चाहे वो अमोनियम हो, अमोनियम क्लोराइड हो। ये सभी जो है ये अपनी अवस्था को परिवर्तन करते समय ये ठोस अवस्था में होते हैं और बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट गैस अवस्था में आ जाते हैं। इसी को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ की सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब देखिए, चाहे आपको कपूर दे के पूछ ले, चाहे नेपथलीन दे के पूछ ले, चाहे अमोनियम क्लोराइड दे के पूछ ले, या फिर आपको डायरेक्ट ऐसे ही पूछ ले कि ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये बीपीएससी टीआरई जुलाई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है कि ठोस में से गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, कपूर, आयोडीन, नैप्थलीन और शुष्क बर्फ जिसे CO2 कहते हैं, सिर शुष्क बर्फ, ये ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है, सब्लिमेशन के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते, क्यों?
क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं। ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। इनका प्रयोग निरापद नहीं है। ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। आपसे पूछा है जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर होते हैं उसमें दाब मापक क्यों नहीं प्रयोग किए जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसलिए इनमें दाब मापक का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एलपीजी इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें मुख्यतः कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैसें पाई जाती हैं। एलपीजी में जो गैसें पाई जाती हैं उसमें कोई भी स्मेल, कोई भी दुर्गंध, कोई भी महक नहीं होता है। दुर्गंध के लिए जो हमें दुर्गंध आता है जब गैस खुली रह जाती है घरों में, तो आपने देखा होगा एक अजीब सी दुर्गंध आती है। उसके लिए मिथाइल मरकप्टाइन नामक एक गैस होती है, एक अलग से उसमें पिगमेंट डाला जाता है मिथाइल मरकप्टाइन, वो अलग से डाला जाता है जो दुर्गंध प्रोवाइड करता है। बाकी एलपीजी में जो गैसें पाई जाती है उसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है। एलपीजी में कौन सी गैसें पाई जाती हैं ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर आपका जवाब सही होता है तो अगले वीडियो में आपके कमेंट को जरूर दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, निम्न कथनों पर विचार करें। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है तथा जल का हिमांक घट जाता है। दूसरा दिया है, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तब जल का क्वथनांक घट जाता है, जल का क्वथनांक घट जाता है। 67 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा है इनमें से कौन सा सही है, आपसे सही पूछा है, इसमें से सही कौन सा है। तो देखिए, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी ए और दो, मतलब एक और दो दोनों ही सही है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर दिया है आपके सामने कुछ कथन पूछा है, बोला है इस पर विचार करें। पहला दिया है, क्रिस्टलीकरण शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टलों को उनके विलयन से निकालने की प्रक्रिया है। दूसरा दिया है, क्रिस्टलीकरण के दौरान घटक परमाणु और अणुओं के बीच एक बंधन स्थापित होता है। तीसरा है, यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। पूछा है इनमें से कौन सा सत्य है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। केवल एक और दो इसमें से सत्य है। क्रिस्टलीकरण शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टलों को उनके विलयन से निकालने की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा दिया, क्रिस्टलीकरण के दौरान घटक परमाणु और अणुओं के बीच बंधन स्थापित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। एक और दो बिल्कुल सही है। यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, दूध उदाहरण है विलयन का, कोलाइड विलयन का, इमल्सन का, वायु विलयन का, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो दूध जो है वो कोलाइड विलयन और इमल्सन दोनों का ही उदाहरण है। इसमें मोर ऑफ वन का आंसर देना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया ऐसा कोई भी। तो इसका जो सही जवाब है वो बी और सी दोनों ही इसके सही जवाब है कि दूध कोलाइड विलयन और इमल्सन दोनों का ही एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन, वायु एक यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, अपघट्य है। तो वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। ऑप्शन सी इसके सही जवाब हो जाएगा। हमारे वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड ये मुख्य रूप से हैं। बाकी हाइड्रोजन, हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, जिनान जैसी गैसें भी हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं, और इन्हीं सब का मिश्रण जो है वो वायु कहलाता है। वायु क्या है, अनेक गैसों का एक मिश्रण है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो नाइट्रोजन है 78.09%। उसके बाद ऑक्सीजन 20.95%। फिर पाया जाता है आर्गन 0.93%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा कन्फ्यूज़न होता है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैसों में आर्गन है या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आर्गन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से परसेंटेज में अधिक पाया जाता है, ये 0.93% पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक प्रक्रिया है? विसरण, वाष्पसर्जन, परासरण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी 9/10 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना
भौतिक क्रिया है विसरण का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, विसरण। अगला क्वेश्चन, विषम का पता लगाइए। कुछ आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, इसमें पूछा है विषम का पता लगाइए। तो सबसे पहले ये समझिए इसमें पूछने का प्रयास क्या दिया है। ऑप्शंस में दिया है फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन को देख के ही लग रहा है इसमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पूछा है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है और इसमें कौन सा अलग है। तो देखिए, फल का पकना, फल अगर एक बार पक गया दोबारा उसको उसी अवस्था में चेंज नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। सीमेंट की सेटिंग, सीमेंट अगर एक बार जाम हो गई तो वो दोबारा सीमेंट के रूप में नहीं आ सकता, ये भी रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल प्रोसेस है। कोयले का जलना, कोयला एक बार जल के अगर राख हो गया तो ये भी दोबारा वापस नहीं आ सकता, रिवर्सिबल नहीं हो सकता। तो तीनों ही केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। इसमें कोई भी भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इसमें कोई भी विषम नहीं है। ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। नहीं है, इस पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा है कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। अनुत्क्रमणीय होना, नया पदार्थ बनाना, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना, जल का अवशोषण होना, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है, यानी कि इनरिवर्सिबल होता है। रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नए पदार्थ बनते हैं। ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना, तो ये बिल्कुल गलत है, ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऊर्जा का अवशोषण होना बिल्कुल सही बात है। तो जो पूछा है कि इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी विशेषता नहीं है। ये गलत होते हुए भी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कौन सी विशेषता नहीं है। नहीं पे आपको विशेष ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। ऑक्सीकरण, अपचयन, जलीय विश्लेषण, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अपचयन। अपचयन कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है, जिसे रिडक्शन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा। AgNO3 विलयन और कॉपर धातु, NaCl विलयन और कॉपर धातु, FeSO4 विलयन और कॉपर सिल्वर धातु, MgCl2 विलयन और एल्युमिनियम धातु। बोला है कौन सा जोड़ा विस्थापन की प्रक्रिया देगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, AgNO3 विलयन और कॉपर धातु इसमें विस्थापन की प्रक्रिया देंगे। कैसे, आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉपर धातु और AgNO2 है, अगर इसको विस्थापित करेंगे CuNO3 + 2Ag बन जाएगा। ये विस्थापन की प्रक्रिया के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है क्या कहलाता है। अपचयन, उपचयन, अपोचय अभिक्रिया, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अपचयन। जिसमें ऑक्सीकरण की संख्या घटती है उसे अपचयन यानी कि रिडक्शन कहा जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण की संख्या बढ़ती है उसे ऑक्सीडेशन या फिर उपचयन कहा जाता है। ऑक्सीकरण की संख्या बढ़ना उपचयन, ऑक्सीकरण की संख्या घटना अपचयन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प में सामग्री और उनके कणों के बीच आकर्षण बल को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आपसे सामग्री और उनके कणों के बीच आकर्षण बल को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसको स्टेज के माध्यम से समझ लेते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं, वैसे पदार्थ की अब 5 अवस्थाएं हैं, लेकिन पहले पदार्थ की 3 अवस्थाएं ही थी, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, इसमें जो इनके बीच लगने वाला बल है, ठोस के जो अणु होते हैं वो बिल्कुल पास पास, बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। ठोस के अणु कैसे होते हैं, वो बिल्कुल पास पास होते हैं और इनके बीच में अंतरा आणविक जो बल होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही नगण्य के बराबर होता है। उसके बाद जो गैस होते हैं इनके अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं, इनके बीच में थोड़ा सा अंतरा आणविक बल जो होता है वो थोड़ा सा होता है। और जो गैस होते हैं उनके अणु एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इनके बीच में अंतरा आणविक बल जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आपसे पूछा है
आकर्षण बल यानी कि वही अंतरा आणविक बल पूछा है, अंतरा आणविक बल के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब किसमें सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले सबसे कम किसमें है, सबसे ज़्यादा किसमें है, तो सबसे ज़्यादा आपको गैस में मिलेगा, फिर द्रव में मिलेगा, फिर ठोस में मिलेगा। ठोस में सबसे कम अंतरा आणविक बल होता है, इनके अणु एकदम बिल्कुल पास पास बिल्कुल सघन होते हैं। द्रव के जो अणु होते हैं वो थोड़ा सा दूर होते हैं, इनमें इंट्रा मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा सा दूर होता है, और गैस में बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की दवाई उत्पादन में मिथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है? इथाइल अल्कोहल, एंटीपैरेटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी एलर्जिक, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इथाइल अल्कोहल TRE 3 जुलाई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, इसका सही जवाब हो जाएगा एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक में इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल का उपयोग किया जाता है। इथेनॉल का यूज फार्मास्यूटिकल, पॉलीमर, लेदर, पॉलिश, प्लास्टराइजर और सौंदर्य प्रसाधन आदि उत्पादन के लिए भी किया जाता है, तथा इसी एथाइल अल्कोहल जिसे इथेनॉल कहा जाता है, इसका यूज एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है? अणु बारीकी से पैक किए गए हैं, आसानी से बहने की क्षमता, निश्चित आकार, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। BPSC TRE 3 जुलाई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन। ठोस की विशेषता कौन सी नहीं है? तो ठोस के अणु जो होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, बिल्कुल सही बात है। आसानी से बहने की क्षमता, अगर आपके पास कोई ठोस वस्तु है, चाहे वो आपकी मोबाइल हो जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, या फिर पेन हो, या फिर आपके बुक्स हो, ये ठोस के अंतर्गत आते हैं और इसमें बहने की क्षमता नहीं पाई जाती, यही आपका गलत है। फिर दिया निश्चित आकार, तो ठोस वस्तुएं जितनी भी होती हैं उनका एक निश्चित शेप होता है, निश्चित साइज होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी गलत होते हुए भी सही है क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है? पानी का वाष्पीकरण, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रक्रिया, कपूर जिसे क्रिस्टल कहा जाता है का ऊर्ध्वपातन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण और बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रक्रिया, ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जिस रासायनिक अपक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसे ही ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहा जाता है। ऐसे रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पादों के साथ ऊष्मा निकलती हो, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल और बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? गैसों का द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति: कम तापमान उच्च दाब, कम तापमान कम दाब, उच्च तापमान उच्च दाब, उच्च तापमान कम दाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कम तापमान उच्च दाब, ये गैसों के द्रवीकरण का उपयुक्त प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? आंसर बताने से पहले आप लोग से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, लेकिन 0.08 सेकंड का टाइम निकालकर अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए कुछ अलग करने का साहस भी प्रदान होता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? ऑप्शन दिया है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और एल्युमिनियम सल्फेट, दूसरा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाई कार्बोनेट विलयन, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट विलयन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाई कार्बोनेट विलयन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सोडियम बाई कार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा कहा जाता है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ये अग्निशामक के प्रमुख घटक हैं। अग्निशामक यंत्रों में इनका यूज किया जाता है। किसका? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाई कार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा कहा जाता है। आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। साथ ही आप BPSC TRE 4.0 की तैयारी में आगे बढ़ने के लिए हमारे इसी चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, EVS, इकोनॉमिक्स और साथ ही साथ बिहार स्पेशल की क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। आप उन्हें भी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।